नमस्कार दोस्तों। यह एन की एन सी ई आर टी की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। एन सी ई आर टी, ठीक है ना, एस टी की पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए हर एक फैक्ट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, ठीक, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, तो लगने को तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। लगने को तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि कथन कारण वाले हो, यहाँ पर सम्मिलित कीजिए वाले हो, समझ पर आधारित ज़्यादा आएंगे। जैसे कि कथन कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे किताब में से एक उठा के लाइन दे दी, चल बताइए यह क्या है, ये सही है या गलत है, ये कथन कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो करेक्टली याद है तो ये अपन कर पाएंगे कि हाँ भाई वास्तव में ये याद है। और वो कहीं मिलेगा नहीं, वो कथन और कारण वाले क्वेश्चन, वो फैक्ट कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ऑथेंटिक ही आधारशिला होती है सब एग्ज़ामों की, चाहे वो छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो या बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो, क्योंकि क्वेश्चन तब टफ होता है जब ऑप्शन शानदार होते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए आराम से हर एक लाइन को समझते हुए याद करते चलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेंगे वह महत्वपूर्ण लगेंगे उनको अपन अच्छी तरह से ढंग से देख लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, ये सीन है भाई उस समय का। सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। नीतियाँ और लोग, ऊँट है भाई, ऊँट है, हाथी है, और ताजमहल दिख रहा है ना, बंदूक है हाथ में, भाले भी हैं, बैलगाड़ी है, बकरी भी है, भैंस भी है, रथ भी है, रथ चलते थे भाई पहले रथ। नीतियाँ और लोग, पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों में राजाओं और रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। पहुँचते हैं तो 1857 क्रांति में है। नवाबों की चिंती सत्ता, 18 सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिड़ने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटों को राजा मान ले। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, कि नाना साहब थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई।
1801 में अवध पर। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। जब अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी? 1801। फिर 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। मुगल बादशाह का नाम 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल केनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। जब अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी 1801 में और अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया 1856 में। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी तब 49 में ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल केनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। केनिंग ने अब अगर वो पूछना चाहे ना तो ये पूछ सकता है कि ये बताइए किस गवर्नर जनरल के समय ऐलान किया गया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं बसाया जाएगा? डलहौजी। और किस गवर्नर जनरल के समय बहादुर शाह जफर को आखिरी मुगल बादशाह होंगे? इसके बाद के वंशज बादशाह नहीं माने जाएंगे, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड का प्रयोग नहीं किया गया भाई कहीं भी, ठीक है, जो है गवर्नर जनरल कैनिंग। किसान और सिपाही। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीन हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। किसान और सिपाही। वे अपने वेतन भत्तों सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। कब की बात है? 24 की। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार को हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ।
इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। जाना पड़ सकता है। सिपाही गांवों के हालातों से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवारों गांवों को छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। सिपाही गांवों के हालातों से भी परेशान थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में फैल गया। ये बात कब की है? अभी खत्म नहीं होता। इसलिए 1856 में कंपनी को नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। 1824 में मना कर दी कि भाई हम नहीं जाएंगे समुद्र के रास्ते से बाहर, क्योंकि धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसे मानते थे पहले। समुद्र पार। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फौज में नौकरी करे। आप उसे क्या कारण बताएंगे? सुधारों पर प्रतिक्रिया। ठीक, सुधारों पर प्रतिक्रिया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। सुधारों पर प्रतिक्रिया। उस समय की वेशभूषा है। उत्तर भारत में बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए, सिपाही है ये, जूती पहनते थे पहले, अभी पहनते हैं बड़े बूढ़े चामड़ा की जूती। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसे ही रहेगा। 1830 क्वेश्चन कैसे दे सकता है यहाँ से? ये वो ऐसे देगा कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जैसे कि ये दे दिया, ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति की जुटाने की छूट दे दी थी। ज़मीन व संपत्ति जुटाने की 1830, और जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। एक नया कानून बनाया गया था जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। 1850 ऐसे आएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, है ना।
डिटेल आ जाएगी, फिर 1830, फिर डिटेल आ जाएगी, फिर 1850। सम्मिलित कीजिए। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारों को और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे। 1830 और 1850। जनता की नज़र से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, उसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 पढ़ें। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे। 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारी की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। चौरासी नियमों की अंग्रेजों ने बनाई हैं और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमार की मौजूदगी में उनका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों है ना उन्होंने से मतलब है सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर दी गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। विष्णु भट्ट गोडसे माझा प्रवास 23-24। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की। 1812 48 साल तक नौकरी की। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में भी सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। मतलब किनका? सीताराम पांडे का। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की है। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में संस्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था: मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ
बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। सूबेदार था भाई, ये सूबेदार के सामने इसके बेटे को मार दिया था अंग्रेजों ने। 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही थे। कौन सी रचना थी इनकी? अवधी भाषा में थी। अवधी है ना, अवधी भाषा में 1861 में। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। सिपाही, ये देखिए उस समय का चित्र है ये। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और मारतम आग लगा देते हैं। विद्रोहियों के पास भी बंदूक थी। ये बंदूक वैसी थी जो वो बारूद भरते हैं, बारूद भरने के बाद में आग लगाते हैं, वो है। मारतम आग लगा देते हैं। ये शायद है ना अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया चित्र है। हाँ। सहयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में, एक मिनट दोबारा देख लें। सहयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया हैं। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने में मुसलमान हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार ही अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। भाई उस समय मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, ठीक है ना, कि भाई चल तुरंत फ़ोन करके बता दिए कि भाई हमारे यहाँ हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ पर यहाँ ये हो रहा है। अफवाह थी, जैसे कि गाँवों में नहीं फैलती है कि भाई यार वहाँ ये घटना घटित हुई थी, यानी कि जो छोटी सी बात होती है उसको बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो पहुँचते पहुँचते यहाँ से शुरू हुई तो यहाँ तक पहुँचने में वो काफ़ी इतनी सी बात थी जो इतनी बड़ी हो जाती है। आई समझ में? क्योंकि कहने वाले सुनने वाले में शब्दों का इनका हेर फेर तो होता है। ये थोड़ी है कि भाई चल वो जो बात उन्होंने सुनी है या फिर देखी है उनको सेम टू सेम कहा जा सके, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यही कारण था, तो इन्हीं अफवाहों ने क्रांति में अफवाह आग में घी का काम किया था। नहीं है? सही है। सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन सी थी? उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई, सिपाही क्या भूमिका निभाते दिखाई दे रहे थे, और ये अफवाहें तो थी, साथ में भाई अत्याचार भी तो हो रहे थे ना। भाई एक तो बात होती तो दब जाती, लेकिन वो सब जगह ही हुआ था, सभी जगह इसी प्रकार का हुआ था। लेकिन कुछ, यानी कि जो कहते हैं नज़दीक से डिटेल से इनका प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया, यहाँ पर देखा नहीं गया है यहाँ पर कि भाई ये बात आई तो कैसे आई, कहाँ से आई, किधर से आई और क्यों आई, ठीक है ना। अब जो बात एक बार फैल जाती थी उस समय फैल जाती थी, क्योंकि ये तो है नहीं कि चलो अब किसी नहीं, लगातार टीवी पे लाइव न्यूज़ चल रही है। अगर समझ में, नेट भी नहीं था उस समय, यह है बात।
और नेट होता तो भाई साहब और भी बड़ी तगड़ी क्रांति होती, क्योंकि उस समय अगर आज जैसी स्थिति होती उस समय सबके पास खबर पहुंच जाती। ठीक। लकड़ी के मिलते थे ये गेट थे पहले, होते थे पहले लकड़ी के गेट लगाते थे बैकड़ के आगे। ये कच्ची बाउंड्री है, ये कच्ची बाउंड्री है। ये आगे चलते हैं। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं ना। एनसीईआरटी की खास बात एक ये है, इसमें जैसे कि ऐसे नहीं दे रखा होता है कि चल भाई ये 1870 क्रांति है, इनके कारण है, ये परिणाम है हैं, या फिर वगैरह वगैरह। इनमें अलग बात तो वही होती है, लेकिन अलग टॉपिक दिया रहता है, नाम अलग होता है। जैसे कि सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राजा की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। दोबारा से, भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। उत्तरी भारत है ना, उत्तरी भारत ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। सैनिक विद्रोह, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, उसे कहते हैं सैनिक विद्रोह। भाई बात समझ में? अगर यही पूछ लिया जाए ना और शानदार ऑप्शन दे दिया जाए, चल बताइए सैनिक विद्रोह किसे कहते हैं, मामला गोल हो जाएगा। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। ये है वायदे की, ये लड़ाई हो रही है, मवेशी भी मरे थे भाई लड़ाई में। ये क्रांतिकारी है, ये क्रांतिकारी है, ये शायद अंग्रेज है। ज़्यादा दूर नहीं होते थे कि चल भाई चल दूर है, यहाँ पर स्नाइपर वगैरह बंदूक है, नहीं, आसपास की मुठभेड़ होती थी। यानी कि 1-1.5 किलोमीटर के हेर फेर में लड़ाई वड़ाई हो जाती थी। और भी नज़दीक रख ले, हाँ 1-1.5 किलोमीटर ही तो रख ही ले। तो कभी कभी क्या है कि कोई टुकड़ी इधर चल जाती है, कोई टुकड़ी इधर चल जाती है, कोई कोई टुकड़ी में यहाँ लड़ाई हो रही है, ठीक है ना। और जब अंतिम परिणाम होता है तो सब अपने अपने ठिकाने अलग अलग दिशा में होकर अपने अपने गुप्त रास्तों से या फिर जो जितने जहाँ से जैसा मौका मिलता है वहाँ से निकल लेते हैं। क्रांतिकारियों के पास इतनी आधुनिक बंदूकें वगैरह नहीं थी। मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। ये 8 अप्रैल पूछी जा चुकी है कि बताइए मंगल पांडे मेरठ में विद्रोह हुआ था 8 अप्रैल।
युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था। 8 अप्रैल को है, 8 अप्रैल को। बहुत फास्ट काम किया था, शायद महीना भर में फांसी दे दी थी मंगल पांडे को इन मुगलों ने व अंग्रेज़ों ने। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया, प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के कारण 10-10 साल की सज़ा दी गई। इतनी भारी भरकम सज़ा 10-10 साल की तो फौजदारी कानूनों में मिलती है, जैसे कि किसी का कत्ल कर दिया, किसी का खून कर दिया, उसमें 10-10 साल की सज़ा। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे 9 मई 1857 की बात है। 9 मई, ये मई पूछ ली जाती है भाई, डेट 9 मई है ना, 9 मई 1857। और मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल। 8 अप्रैल से महीनों भर राख ले, 8 अप्रैल से 9 मई। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों का के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। क्रांति तो हुई थी, लेकिन है ना पूरी, जैसे कि ये एरिया है ना, यहाँ 100% लोग हैं, तो इसमें से रख ले तो 40%, यहाँ पर 50%, 40-50%, 40-45% में क्रांति हुई थी। बाकी आम जनता वगैरह ये शांति ही थे, ठीक है ना। मेरठ को सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात वो घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह और सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। फिरंगी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है। विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है। फिरंगी, विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है। मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट। ये थे भाई मंगल पांडे। कैलवरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौके पर दाव बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। कैवलरी मतलब कैवेलरी। 3 जुलाई 1857 को यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। तीन जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौके पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। कैवेलरी लाइनों पर हमला, यहाँ पर चौके पर धावा कब बोला गया था? 3 जुलाई 1857। तो 8 अप्रैल है ना,
फांसी पर लटका दिया गया। 85 सिपाही। फिर 9 मई 1857 की बात है, 10-10 साल की सजा है। फिर 10 मई को क्वेश्चन कैसे देगा, वो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही देगा, निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। किसके बाद में क्या हुआ, किसके बाद में क्या हुआ। ठीक, मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है। फिरंगी। 3 जुलाई 1857 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकी पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। ठीक, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग। 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। कैलवरी लाइनों में युद्ध। भाई अपने मान सम्मान इज्जत, अपने हक, अपनी ज़मीन, ठीक है ना, उनके लिए लड़ना ही होता है। जब बात लड़ने पे आ जाती है तब करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। उन्हें भारी ताकत, भाषा अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, यानी कि खतरा रहे थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए। उन्हें बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए। उससे क्या है कि युद्ध यहाँ पर विद्रोह एक दिशा में चढ़ने लग गया था। अंग्रेज़ों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दों पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। अंग्रेज़ों को इन घटना की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। बात तो सही है भाई। जैसे कि अपन क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक है ना, और 3 या 4 ओवर तक अपनी बैटिंग है खिला सकते हैं। अब वहाँ पर जैसे कि 2-3 खिलाड़ी है बढ़िया बढ़िया वो आउट हो चुके हैं और पता चलता है कि भाई एक बढ़िया खिलाड़ी है वो आ रहा है खेलने के लिए, ठीक है ना, उस समय पता चलता है और यहाँ पर वो आ पहुँचता है तो जो बैठे होते हैं वो खिलाड़ी तो उनका उत्साह बढ़ जाता है और एक यार अपना बेस्ट खिलाड़ी आ चुका है, तो इससे उत्साह आत्मविश्वास बढ़ता है। और यह सब क्षेत्रों में सब जगह होता है ऐसी स्थिति में। साहस बढ़ जाता है, इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँवों के लोग बगावत के रास्ते पर चलने लगे, एक के बाद एक।
एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनके देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सेना को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे वर्जिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे वर्जिश कद्र को नया नवाब। वाजिद अली शाह के बेटे का नाम क्या था? वर्जिश कद्र। कहाँ से संबंधित है? लखनऊ। वर्जिश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिटिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। अपनी माँ बेगम हजरत महल ने उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो बात तो तेरी सही है। ये आया था अवध से संबंधित है। यहाँ पर बेगम हजरत महल संबंधित थी। यहाँ पर ब्रिटिश कद्र की माता का नाम था बहादुर बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम था। जो ऑप्शन में वो वाजिद अली शाह भी देगा और ब्रिटिश कद्र भी देगा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में, मांडला कहाँ है? एमपी में। मांडला मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। यार ये नहीं पढ़ा यार अपन ने, कोई और बुकों में भी नहीं आया। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी, राजी अवंतीबाई लोधी, राजी अवंतीबाई लोधी। 4000 बहुत होते हैं। ब्रिटिश टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। भाई अब हार इस वजह से होगी, कारण है जैसे कि ये एक साम्राज्य है, तो इस साम्राज्य पर जब अंग्रेज़ों ने हमला किया, यहाँ पर आक्रमण किया यहाँ के क्रांतिकारियों पर, तो इनकी हेल्प करने के लिए बाहर से आ गए। आई समझ में? क्योंकि ये सब एक हो गए थे। तो फिर पता ये अंग्रेज़ों की क्या स्थिति होगी, ठीक है ना? क्योंकि एकता के सूत्र में बंध गए थे, इस वजह से अंग्रेज़ों को पराजय हुई थी, ठीक है ना? बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त आ रही, इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटल ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। 6 अगस्त की बात है। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने
ऐसे मत समझना कि भाई जैसे कि कुछ ही थे, जैसे कि डलहौजी है, लॉर्ड विलियम बेटिंग है, हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस है, यानी कि यही यही गवर्नर होते। और भी काफ़ी प्रांतों में, सूबों में काफ़ी गवर्नर थे उनसे छोटे। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह संबंधित थे फैजाबाद से। मौलवी अहमदुल्ला शाह संबंधित थे फैजाबाद से। अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। 1 मिनट। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके कि जनता क्या चाहती है। मौलवी अहमदुल्ला शाह संबंधित है फैजाबाद। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ वहाँ पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्मयुद्ध इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही वक्त खान ने लड़ाकों की विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। बरेली के सिपाही वक्त खान, अच्छा वक्त खान संबंधित है बरेली से। बरेली वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं तथा सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा। ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं सलीमगढ़ के किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। यह है भाई वीर कुंवर सिंह। तलवार ये यहाँ रख रहे हैं, है ना, अंदर 2 तलवार है शायद, एक इधर है और एक इधर है। वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ये हाथ में लोहे का सुरक्षा कवच है, पेट पे भी है, ये भी है, ये भी हाथ में है, यहाँ भी तलवार लटक रही है, शायद कवर है तलवार का। रानी लक्ष्मीबाई। मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? सिपाहियों के प्रस्ताव को मानने से पहले उन्होंने हालात का जो हिसाब लगाया होगा उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। छः अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। टाइटलर मौलवी अहमदुल्ला शाह संबंधित थे
फैजाबाद। लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में लखनऊ ने दिल्ली पर अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्मयुद्ध इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही वक्त खान ने देख वैसे बरेली है ना, और वैसे वक्त खान, कोई दिक्कत नहीं। वैस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति चाहते थे, बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह, ये भी आ चुका है, कुंवर सिंह संबंधित है बिहार। इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे वीर कुंवर सिंह। नाम कमा लिया भाई। मौत इसी अच्छी पाई है जो इतने दिनों या फिर इतने साल होने के बाद भी हम इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। व्यक्तित्व तो ऐसा ही होना चाहिए भाई। अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पूरा जीवन तो नहीं, लेकिन जब ज़रूरत थी, जब उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया लास्ट समय में, कि भाई मरना तो है ही है, तो 5-10 साल पीछे मरेंगे बुढ़ापे से, तो क्यों ना ऐसे ही मर लिया जाए ढंग से। ठीक। ये देखिए, तोपों को ऐसे ले जाते थे रथों पर लाद के। यार आ जाती थी भाई सेना, लैंड की लैंड लग जाती थी, पतड़ाते हुए जाते थे, मोबाइल वगैरह थे नहीं। ठीक। आदेश मिलता था इनको कि भाई वहाँ जाना है तुमको। इनको संभालने वाले अलग अलग कमांडर होते थे। विद्रोही सिपाही है। हाँ, विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। अंग्रेजी सेनाओं को ये गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे, और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई थी। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचे। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे, उनकी कतार 7 मील लंबी थी। तात्या टोपे की स्मृति में जारी डाक टिकट। तात्या टोपे हैं, तात्या टोपे। तात्या टोपे फोटो लिया है, लेकिन उल्टा आ रहा है, 50 पैसे का है शायद। उन स्थानों की सूची बनाए जहां 1857 के मई, जून और जुलाई महीनों में विद्रोह हुए। कंपनी का पलटवार है भाई। इस उथल पुथल के बाद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। सितंबर में कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर, उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1865 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। 58, यानी 4 साल जिए थे अक्टूबर 1858 में। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे।
व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। कब? मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। मार्च 1858। अगले साल आ गई, अगले साल का मार्च है। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई। मार्च अप्रैल मई जून, है ना, उन्हें मार दिया गया। दुर्व्यवहार ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। अवंतीबाई लोधी खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से गिरफ्तार और वे शहीद हो गई। अवंतीबाई लोधी 73 टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। 73 टोपे जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए। इसके बावजूद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अपनी बात पर खड़े नहीं रहे थे भाई अंग्रेज। अंग्रेज़ों ने कब अपनी बातों पे पालन किया है? धोखा, गद्दार, राजनीति सब अपने पक्ष में करते थे, कैसे भी करके जीते। दे दिया, फिर जिसने जो मैन में थे सभी को पकड़ लिया। भाई कह दिए इनने कहने अंग्रेजों की हत्या नहीं की, वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनका अधिकार दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद भी सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लटका की जगह फांसी दे दी गई, ऐसे नहीं लिख सकते थे। लटका दिया गया, यह कुछ अलग सा लगता है, और फांसी दे दी गई ये फिर ठीक ठाक लगता है। अंग्रेज टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। कश्मीरी गेट को सेना आ गई भाई अंग्रेज़ों की। और भाई बात ईशान है, जिसे कि अगर अपन के फ़िलहाल की स्थिति में देखें कि भाई चल अपने कोई 4-5 गांव में वो किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, या फिर ऐसे रख ले, तो भाई वो कब तक करेंगे? ठीक है ना, सब जगह करें भाई, सबके बाल बच्चे होते हैं, पालन पोषण करना होता है, रोजी रोटी कमानी होती है भाई। 1-2 महीना की बात हो तो दिख जाए, लेकिन इसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। तो इस वजह से काफ़ी हताश हो गए, काफ़ी क्रांतिकारियों के रास्ता यहाँ पर उनका साथ छोड़कर आ गए, वगैरह वगैरह। जो जोश था जब तो खूब हुई थी क्रांति, एकदम चरम स्तर पर पहुँच गया था कांटा, लेकिन फिर धीरे 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 नीचे आ गया। मार्च में 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। मार्च 1858 में, पहले लखनऊ, इसके बाद में जून 1858 में लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई। लेकिन अवंतीबाई लोधी के बारे में पढ़ाया पर ने। अवंतीबाई लोधी वो 4000 थे, है ना, 1 मिनट देखें। अवंतीबाई लोधी एरिया राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी 4000 सैनिकों की सफलता तो मिली थी 1-2, लेकिन फिर भाई अंग्रेज़ों को सहायता करने के लिए और टुकड़ी आ गई थी ना, और इनकी सहायता करने के लिए और टुकड़ी नहीं आई, तो जो थी सेना वो भी कम हो गई थी, जो क्रांति थे वो भी कुछ कम हो गए थे। इस वजह से हार हुई थी। ये थोड़ी है कि लड़ना नहीं जानते हैं या फिर रणनीति में कोई कमी। शानदार थी,
लेकिन रसद, पानी, हथियार वगैरह और सेना वगैरह कम हो गई थी। ये कहाँ की थी? मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई, रहस्य राजगढ़, रहस्य राजी अवंतीबाई लोधी 4000 सैनिकों की। रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे। उनकी कतार 7 मील लंबी होती है। 1 मील में शायद 1.5 किलोमीटर, यहाँ पर 3 किलोमीटर होता है। 1.5 किलोमीटर होता है शायद, 2-2.5 किलोमीटर, पता नहीं, कुछ ऐसे ही है। कंपनी का पलटवार। जब अक्टूबर में 1858 में रंगनू जेल भेज दिया गया। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली 62 में। मार्च 1858 में लखनऊ में अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया लखनऊ, मार्च 1858 में। और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई। फिर आगे चलते हैं। विद्रोह के बाद के साल, विद्रोह के बाद के साल, ठीक, विद्रोह के बाद के साल। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। ब्रिटिश संसद ने 1857 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। 1857 क्रांति के बाद की बात है। 59 तक आखिर तक देश का दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार इसे इंग्लैंड के राजा रानी या निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अंग्रेज टुकड़ी कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। ध्यान से देखिए कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया है। अच्छा, अंग्रेजों के बनाए हुए होंगे चित्र ये, यहाँ पर अंग्रेजों के संरक्षक में अंडर में बनाए हुए होंगे। अंग्रेज टुकड़ी कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। अक्ल ठिकाने लग गई भाई कंपनी की। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किया जाए, क्योंकि उन्होंने उस समय उनका साथ दिया था भाई, गोरखा, सिख और पठानों से। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्हें ही खड़ा किया था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। भूस्वामियों और जमींदारियों की रक्षा करने। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ।
इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। सियालकोट क्या है ये है भाई साहब देख, विद्रोह के मुख्य केंद्र और विद्रोह के अन्य केंद्र। मुख्य केंद्र को दे रहे रेड जोन, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मेरठ, दिल्ली। मेरठ है यहाँ, ये एरिया मेरठ। मेरठ से दिल्ली गए थे वो, ठीक। बरेली से दिल्ली, मेरठ से दिल्ली, बरेली से मेरठ, मेरठ से दिल्ली। झांसी, फिर कानपुर, फिर लखनऊ, फैजाबाद। ये है मेन, झांसी, कानपुर, लखनऊ हैं, और जो फिर फैजाबाद, बरेली, मेरठ, दिल्ली। सियालकोट, लाहौर, फिरोजपुर, जालंधर, फिल्लौर, सहारनपुर, रोहतक, बुलंदशहर, अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़। अच्छा, अलीगढ़, फतेहगढ़, सीतापुर, बहराइच, मैनपुरी, नवाबगंज, गोड़ा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, दीनापुर, नागौर, नौगंग, नीमच यहाँ है, नीमच और नजीराबाद। नीमच और नजीराबाद राजस्थान में है, हैं? नीमच, नजीराबाद, महू, सागर, जबलपुर, नौगंग, नागौर, बनारस, दीनापुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोंडा, बहराइच, नवाबगंज, सीतापुर, फतेहगढ़, मैनपुरी। विद्रोह के मुख्य केंद्र, विद्रोह का केंद्र ज़्यादातर देखे ना तो ये एरिया था, बाकी सब शांत थे लेकिन इतने नहीं थे। जबलपुर, कोई दिक्कत? झांसी, कानपुर है ना, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मेरठ और दिल्ली। उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र हैं। खुर्दा संग्राम, एक कैश स्टडी। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1857 खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा, जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में, उड़ीसा है ना, इधर उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्वयं अधिकृत 4 परगनों को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन के अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठों को सौंप देना पड़ा था। खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों,
जिनमें से 60 बड़े और 11 से 9 छोटे गांव सम्मिलित थे। खुर्दा की बात है। एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राज वार किशोर देव को स्वयं अधिकृत 4 परगनों को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गणजातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबा मारकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंददेव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशविरा शुरू कर दिया। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। 1803 में परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकार को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा था। अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया था, सातमना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उन्हें पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व का मात्र एक 10वांश था, यानी कि 10वां हिस्सा था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया, सातमना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व का मात्र एक 10वांश यानी 10वां हिस्सा था। उन्होंने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। निवासपुरी इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। इस अनैतिक व्यवस्था से जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। वही ये जो सशस्त्र संग्राम है ना, ये ऐसे ही नहीं है कि चल भाई हाँ भाई किसी की बात मान ली, चल भाई विद्रोह कर दिया। ये धीरे 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 एकदम जो गैस है ना वो स्टॉप एकदम भभक जाता है, तब विद्रोह होता है। लेकिन इसकी कार्रवाई काफ़ी दिनों से चलती आती रहती है। अपमान, शोषण, अराजकता इनकी। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। राजस्व निवृत्त इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। 1805 और 1817 के बीच में 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। कर ज़्यादा बढ़ा दिया ना, इस वजह से। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता भी अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजियों को बेच दिया गया। रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में कोई उदारता नहीं दिखाई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों का या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय। वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, एक ही नाम है क्या ये? जगबंधु
विद्याधर महापात्र ब्रह्मवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे। जगबंधु वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी वे थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था और जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले और स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसका अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बाणपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया। दोबारा से ले लेते हैं। स्थानीय जमींदारियों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1857 इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बाणपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थाओं पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। कहाँ की बात है? जब पाइकों ने बाणपुर में स्थित पुलिस चौकी, सीगड़ी खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। पाइकों जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर्मदो अभियान भी शुरू किया गया। इसका मतलब पाइकों लड़ाकू प्रजाति थी, लड़ाकू थे। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जम्मू हुए स्थानों से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे और 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं, कंद जनजाति के बारे में अपन पढ़ भी चुके हैं पहले, वो पैतल बनाने के पत्ते ले जा रहे थे, वो कंद थे उड़ीसा की, कंदहार है ना, कंद का हो गया कंदहार। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई पर पुरी को कब्जे में ले लिया। मकंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर उड़ीसा में पुरी को कब्जे में ले लिया। मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्दी घोषित राजा पकड़े गए और उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र और भ्रमर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिनडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए। पुरस्कार की घोषणा की गई। अन्य कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण
इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति तटस्थ निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। देवबंद खुर्दा के राजा पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में जक्सी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को जगबंधु कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया। और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी। देवबंद खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व सौंपा गया। एक मिनट। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोग की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। संक्षेप में यह उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दुर्गम प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इसे कमतर कर आंकना होगा। यानी कि इसमें पाइक विद्रोह की एक तरह से विजयी हुई थी भाई, उनकी सब शर्तें मान ली थी। फिर से याद करें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। सिपाहियों के नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था सिपाहियों को। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। आइए विचार करें। मई 1857 के पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली। आइए करके देखें। पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद है। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। उस समय की ये बिल्डिंग, हवेली, गोले का चिन्ह है। लखनऊ रेजिडेंसी के खंडहर। जून 1857 विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। बहुत सारी अंग्रेज औरतों, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेरकर उन लोगों से हमला किया। इस तरह के एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखें कि इमारतों पर बीते तौर के निशान किस तरह से बचे रह जाते हैं। लखनऊ के रेजिडेंसी खंडहर। जून 1857 विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया।
अंग्रेज औरतों, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेरकर उन पर गोले से हमला किया। इसी तरह के गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की मौत हो गई। हेनरी लॉरेंस की, अच्छा, अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस से संबंधित थे। कैप्टन हेनरी लॉरेंस, अवध। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखें कि इमारतों पर बीते दौर के निशान किस तरह बचे रह जाते हैं। शायद ये है, और ये लौकी रोड है, शायद ये लगाते थे ऊपर, जो इस पे छत रहती थी। ठीक। कल्पना कीजिए कि आप विद्रोह के दौरान अवध में तैनात ब्रिटिश अधिकारी हैं। विद्रोहियों से लड़ाई की अपनी योजना को गुप्त रखने के लिए आप क्या करेंगे? कौन थे अवध में? अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई। कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। और गौर से देखें कि इमारतों पर बीते दौर के निशान किस तरह बचे रह जाते हैं। अंग्रेज टुकड़ी कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। अंग्रेज टुकड़ी दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीर गेट को बारूद से उड़ा देती है। कंपनी का पलटवार वीर कुंवर सिंह। जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। बगावत फैलने लगी। नाना साहब हैं ये, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, फिरंगी, मंगल पांडे। कैवलेरी लाइनों में युद्ध, मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 को, फिर 9 मई, फिर 10 मई 85। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन सी थी? उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई? सिपाही क्या भूमिका निभाते दिखाई दे रहे थे? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। 84 नियमों की सूची, जनता की नज़र से, सुधारों पर प्रतिक्रिया, नीतियाँ और लोग, अन्यत्र। पुरानी बुक का है, 2022-23 का। अन्यत्र जो सीरीज है, जो नई वाली बुकों में नहीं है। परम शांति के एक स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिण भाग में भी। परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर, है ना। जब 1857 भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिण भाग में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 से शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। होंग जीकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ताइपिंग, बताइए, ताइपिंग विद्रोह हुआ था चीन के दक्षिण में। हांग जीकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहाँ सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा,
जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद की। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद दी। ताइपिंग की सेना अपने नेता से मिलते हुए ताइपिंग विद्रोह कहाँ हुआ था? चीन में। 1850 में शुरू हुआ, 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। ठीक। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की विलक्षण महिला क्यों मानते हैं? पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद है। इस महान विद्रोह समेत कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती है? अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? 1857 की बगावत के पश्चात अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली? मई 1857 से पहले भारत ने अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों का आत्मविश्वास के क्या कारण थे? बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा? अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।